Hello everyone. It is continuation of the chapter cash flow statement. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सीख चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को तीन कैटेगरीज में प्रेजेंट किया जाता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे प्रेजेंट करते हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। सबसे पहले इन्वेस्टिंग का मीनिंग समझिए। बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर कहीं भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखी जाएंगी। सभी ट्रांजैक्शंस को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखा जाएगा, चाहे वो उसकी परचेज से रिलेटेड है, चाहे सेल से रिलेटेड है, या इस पर मिलने वाली कोई इनकम से रिलेटेड है। तो वन बाय वन पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या लिखा जाता है, किन आइटम से इनफ्लो होगा, किन आइटम से आउटफ्लो होगा। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी बिजनेस में कैश या कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है तो वो इनफ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज होता है तो वो आउटफ्लो होता है। अब यहाँ देखिए इसके फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा हुआ है सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसकी सेल कर दी क्योंकि बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, इन्वेस्टिंग है, ठीक है। तो इसलिए ये सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। सेल से अमाउंट बिजनेस में आएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होंगे, सो इनफ्लो आइटम के रूप में, पॉजिटिव आइटम के रूप में यहाँ पर इसको लिख दिया। लाइकवाइज सेल ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, इफ क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन, पेटेंट्स की सेल हो गई। लास्ट ईयर पेटेंट से 60,000, इस साल हो गए 50,000। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि पेटेंट्स को सेल किया है तभी आप उसे सेल मानेंगे, और उस सेल से क्योंकि इनफ्लो होगा तो उस इनफ्लो को यहाँ पर लिख देंगे। अगर क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं होता तो अमोर्टाइजेशन मानकर उसे ऑपरेटिंग में ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट 1 ईयर से ज़्यादा के लिए परचेज की है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो भी कुछ अमाउंट मिलता है दैट इज टू बी रिकॉर्डेड एज इनफ्लो आइटम। रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कंपनी ने किसी को लोन्स और एडवांसेस दिए हुए थे, जब दिए थे तो वो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो का काम कर रहे थे, अब ये वापस मिल गया अमाउंट तो इनफ्लो हुआ, तो दैट्स वाई यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। अब इन्हीं का अपोजिट चलेगा बेटा, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों, कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर परचेज करेंगे आउटफ्लो होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आइटम के रूप में, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा है, रिकॉर्ड कर देंगे। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगेन 1 ईयर से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट है, परचेज कर ली, आउटफ्लो हुआ, नेगेटिव आइटम। इसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बिजनेस किसी को भी लोन्स और एडवांसेस देता है तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, तो इसलिए इसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि बिजनेस से कैश या कैश इक्विवेलेंट जा रहे हैं तो इसलिए ये डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आउटफ्लो हुआ। देन बेटा बात आती है इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई इनकम हो जाती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी और बिजनेस के डिबेंचर्स परचेज किए थे या किसी को लोन दे दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि कैश आएगा, इनफ्लो हुआ, इसलिए पॉजिटिव आइटम। डिविडेंड रिसीव्ड, किसी और बिजनेस के, किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, उन शेयर्स पर डिविडेंड रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज किया था, ठीक है, इसलिए ये जो अमाउंट रिसीव होगा ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इसी तरीके से रेंट रिसीव्ड, कोई लैंड या कोई बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट पर्पस से परचेज की है बिजनेस में, उसके ऊपर रेंट मिल रहा है, तो वो जो रेंट रिसीव होगा वो भी इन्वेस्टिंग के आइटम। इन सभी आइटम्स को प्लस माइनस कर देंगे
आंसर आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर ये टोटल आपका प्लस में आता है तो फ्लो फ्रॉम लिख देते हैं, और अगर माइनस में आता है तो यूज्ड इन। अब बेटा जब हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सॉल्व करनी होती है तो उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, जैसे सेल, परचेज या डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इनमें से कुछ भी गिवन हो सकता है। और फिक्स्ड एसेट के तो अकाउंट के बैलेंसेस होते ही हैं, तो हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। अब बात यह है कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनेगा। जब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस नहीं गिवन होंगे, आर नॉट गिवन, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओनली नेट वैल्यू पे प्रिपेयर किया जाता है। एक ही अकाउंट बनता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट नेट वैल्यू। सेकंड, व्हेन बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन हो, बैलेंसेस की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ सोल्ड ऑफ मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, बैलेंसेस आपको नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन होंगे क्वेश्चन में। अगर वो बैलेंसेस गिवन है तो उस केस में दो अकाउंट बनते हैं, वन फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अब वन बाय वन इसे सीखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं व्हेन बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इन दैट केस फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो कि आपका नेट वैल्यू पे बन रहा है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन हो गया, डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन होते हैं, क्लोजिंग होते हैं क्रेडिट कैरी डाउन। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा परचेज, आपने फिक्स्ड एसेट परचेज की, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टू प्रॉफिट और गेन ऑन सेल, एसेट को बेचने पर कोई प्रॉफिट हो गया, डेबिट साइड में लिख दिया टू प्रॉफिट और गेन ऑन सेल। इसके बाद एसेट सेल कर दी बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है। बाय डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन की एंट्री याद करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहना हमने कि डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट हो रहा है। लाइकवाइज लॉस ऑन सेल, सेल करने पर लॉस हो गया, लॉस हुआ तो बाय लॉस ऑन सेल यहाँ पर लिख दिया हमने। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में, लॉस है तो क्रेडिट साइड में। लेकिन ध्यान रखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट लॉस से क्रेडिट हो रहा है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लॉस क्रेडिट नहीं हो रहा, लॉस यहाँ पर डेबिट ही हो रहा है। लाइकवाइज उधर प्रॉफिट क्रेडिट ही हो रहा है। और फिर ये बैलेंस। अब बात यह है कि ये जो इतने सारे हमने यहाँ पे लिखे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के अलावा इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो सकती है और कोई भी बैलेंसिंग फिगर में आ सकती है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आपने ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से आइटम को कहाँ लिखा जाता है। अब ये जो सेल ऑफ एसेट है इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। जितनी भी ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस, इन सबकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट होती है। तो इसका क्या करना है, अगर एसेट सेल हुई है तो ऐड इन इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ एसेट लेस फ्रॉम इन्वेस्टिंग क्योंकि आउटफ्लो होगा, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में ऐड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग में से माइनस, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा है, ये जो डेप्रिसिएशन लिखा है चार्ट ड्यूरिंग द ईयर, यही वाला डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। यहाँ इस केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर इस क्वेश्चन में गिवन भी हो, मीन्स जो सोल्ड ऑफ एसेट पर होता है, उसको ओनली बुक वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू। प्रॉफिट और लॉस निकलेगा कैसे, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस निकाल करके। अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो इट मीन्स प्रॉफिट है, और अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो इट मीन्स लॉस है। सिंपल एक कंसेप्ट समझो, 10,000 रुपीज़ की एक बुक वैल्यू की मशीनरी है, अगर आप 12,000 में सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि 2,000 के प्रॉफिट पर सेल हो रही है। ठीक है, तो अगर सेल वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, सेल वैल्यू कम है तो लॉस हुआ। अब ये बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड ऑफ, जो एसेट बेची है उसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को निकालने का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट किसकी, कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड ऑफ एसेट,
जो एसेट बेची है उसी की, और डेप्रिसिएशन भी जो एसेट बेची है उसी का माइनस होगा, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वाला नहीं, जो एसेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वो हमारे पास आ जाएगा बुक वैल्यू। तो यहाँ से बेटा आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। दूसरी बात, इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कई बार क्वेश्चन में बनाना पड़ सकता है, तो वो भी ऐसे ही बनेगा जैसे ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि इफ़ देयर इज डिक्रीज इन गुडविल एटसेट्रा, गुडविल वगैरह जैसी इंटेंजिबल जितनी भी एसेट्स हैं, अगर उसमें डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अमोर्टाइजेशन ट्रीट करो उसे, और अमोर्टाइजेशन को कहाँ लेकर जाएंगे, ऑपरेटिंग में। लेकिन अगर इन आइटम्स में इंक्रीज हो रहा है तो ये परचेज है और फिर इसे इन्वेस्टिंग में लेकर के जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझते हैं कि ये नेट एसेट, जो ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, नेट वैल्यू पर कैसे बनेगा। एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है बेटा, बिल्डिंग जिसका 2019 में वैल्यू था 6 लाख और 2020 में 7,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹1 लाख ऑन विच 30,000 हैड एक्यूमुलेटेड एज डेप्रिसिएशन वाज सोल्ड ऑफ फॉर ₹60,000। एक बिल्डिंग जो कि 1 लाख की थी जिसके ऊपर अब तक 30,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। एक्यूमुलेटेड यानी जब ये मशीन खरीदी थी तब से लेकर अब जब हम इसे सेल कर रहे हैं तब तक जो डेप्रिसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 3 साल पहले ये एसेट परचेज की थी, 1 लाख की परचेज की थी, 10% डेप्रिसिएशन लगा, 10,000 एक साल लग गया, 10,000 दूसरे साल लग गया, 10,000 तीसरे साल लग गया। मान लो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 30,000 का अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी बची, 1 लाख में से 30,000 माइनस करके 70,000 बुक वैल्यू आ गई। वाज सोल्ड फॉर ₹60,000, 60,000 में बेच दी। 70,000 वाली एसेट जब हम 60,000 में सेल करेंगे तो वो हो गया लॉस। सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ये वो डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपीज़। अकाउंट बनाएंगे बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 2019 वाला 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन 2020 वाला 7,50,000। इसके अलावा आपको गिवन है यहाँ पर 60,000 में सेल हुआ, बाय बैंक अकाउंट सेल, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये क्वेश्चन में गिवन था 50,000, सेम यहाँ पर लिख दिया। लॉस ऑन सेल जो कैलकुलेट अभी हमने करना सीखा, यहाँ नीचे भी आपको मेथड इसका गिवन है 10,000, वो यहाँ पर लिख दिया बाय लॉस ऑन सेल। क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड के टोटल का डिफरेंस ले लेंगे, वो जो डिफरेंस आया वो टू बैंक अकाउंट परचेज आ गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि लॉस तो कैलकुलेट हो ही चुका है, तो लॉस और प्रॉफिट एक ही ट्रांजैक्शन पे दो चीज़ें तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट परचेज आ गया बैलेंसिंग फिगर में। अब बात यह है कि इसकी आप ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे। यहाँ देखो बेटा, पहले तो ये डेबिट साइड में जो टू बैंक अकाउंट है परचेज, ये जो परचेज ऑफ बिल्डिंग है, परचेज ऑफ बिल्डिंग को आपने इन्वेस्टिंग में माइनस कर देना है, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग को ब्रैकेट में लिख दिया नेगेटिव आइटम के रूप में। और क्रेडिट साइड में देखिए ये जो बाय बैंक अकाउंट सेल है 60,000, ये सेल ऑफ बिल्डिंग भी इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम, इनफ्लो आइटम आ गई, सेल ऑफ बिल्डिंग 60,000। इसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, ये ऑपरेटिंग में ऐड होता है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ ऑपरेटिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ, तो जस्ट आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि क्या करना है। इसके बाद लॉस ऑन सेल भी ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं। अब यहाँ इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का कुछ भी नहीं करना। जब भी किसी क्वेश्चन में किसी भी आइटम से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो और उसका आप अकाउंट बनाओ, तो उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस की कोई और फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होती। उसकी जितनी भी आपने आइटम्स चेक करनी है वो सारी की सारी अकाउंट से चेक करके उसे डील करना है। सेकेंड इसका कंसेप्ट लेते हैं, व्हेन बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी बैलेंसेस गिवन है, तो उस केस में ये जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा, आपको बता दिया कि एट कॉस्ट बनेगा, जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से बनता है। अब यहाँ भी देखिए जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है नेट वैल्यू की तरह ही है। अगर आप इसकी डेबिट की आइटम देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक अकाउंट परचेज, टू प्रॉफिट और गेन ऑन सेल, पर्टिकुलर वर्ड गेन यूज होता है। और क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट सेल, अभी ये बीच वाली आइटम छोड़ रही हूँ मैं, बाय
लॉस ऑन सेल और बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपने देखा कि ये सारी आइटम सेम है, एक ये जो सेकंड आइटम मैंने अभी छोड़ी है ये इसमें चेंज है। वहाँ ये लिखा हुआ था बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर लिखा है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके भी ब्रैकेट में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड ऑफ, जो एसेट बेच दी उस पर अब तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो। नेट वैल्यू और कॉस्ट में एक यही डिफरेंस है कि यहाँ जो डेप्रिसिएशन आया ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा जो एसेट बेची है उस पर। फिर इसके साथ जो दूसरा अकाउंट बन रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं इसलिए क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैरिड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अगर आप इसकी एंट्री देखो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट है, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू फिक्स्ड एसेट के नाम से ट्रांसफर हो गया। ये एक एरो भी है कि यही वाला ये अमाउंट जो है इधर ट्रांसफर हो जाता है। देन आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल का डिफरेंस ले लेंगे। ये जो डिफरेंस है ये आपका बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर में आ गया। 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें बैलेंसिंग फिगर में आपको डेप्रिसिएशन ही निकालना पड़ेगा, लेकिन 10% क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जब आपको यहाँ पर ये वाला डेप्रिसिएशन गिवन हो और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपका यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आए, फिर ये ऊपर फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा और वहाँ से कोई ना कोई और आइटम बैलेंसिंग फिगर में आएगी। तो इट मीन्स कि आपने दोनों अकाउंट्स की सारी आइटम्स को ध्यान रखना है कि कौन सी आइटम को कहाँ पुट करना है बैलेंसिंग फिगर में, तो कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात आती है बेटा कि इसको हमने कैसे ट्रीट करना है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे हम समझ रहे हैं। आपको मशीनरी के बैलेंसेस गिवन है 5 लाख और 6 लाख ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन रुपीज 44,000। 1 लाख की कॉस्ट थी, 44,000 डेप्रिसिएशन लग गया, कितने की बची 56,000 की। वॉज सोल्ड फॉर 30,000, 56 वाली 30,000 में सेल कर दी, मीन्स कि 26,000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, नंबर 1 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक तो ये कैलकुलेट करना है। दूसरा, हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिलेटेड टू मशीनरी विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब ये बताना है कि कैश फ्लो में इनको कैसे दिखाएंगे। इसने ये नहीं कहा कि ओनली फाइनेंसिंग, तो इट मीन्स ऑपरेटिंग में भी जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट हो रही है वो भी हमें शो करना है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले देखिए मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख। देन आपको गिवन है 1 लाख वाली 44 डेप्रिसिएशन 30 में सेल हो गया, तो बाय बैंक अकाउंट 30,000, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000 और लॉस मैंने आपको निकालना बता दिया 26,000। नीचे कैलकुलेशन दे भी रखी है यहाँ पर आपको। क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड के टोटल का डिफरेंस लेंगे बेटा, जो कि आपका टू बैंक अकाउंट परचेज आ गया बैलेंसिंग फिगर में। इसके बाद जो आप सेकंड अकाउंट बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट साइड में जो ओपनिंग बैलेंस है 1,64,000, जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,64,000 आ गया और डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। यहाँ से ये 44,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर हो गया टू मशीनरी अकाउंट करके, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड का टोटल करा और क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों का डिफरेंस निकालकर ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आ गया बैलेंसिंग फिगर में। अब इसकी ट्रीटमेंट में पहले तो यहीं से एक बार आइटम सारी देख लो। टू बैंक अकाउंट परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस होगी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का आपको बता दिया कि कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद इसकी क्रेडिट साइड में आइए, बाय बैंक अकाउंट सेल, ये जो सेल है ये इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको तो आपने ट्रांसफर कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ही, इसकी कोई और फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगी। फिर इसके बाद ये जो लॉस ऑन सेल है ऑपरेटिंग में ऐड, क्लोजिंग बैलेंस कोई ट्रीटमेंट नहीं। नीचे वाले अकाउंट में आइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं, टू मशीनरी ये भी ट्रांसफर होके आया, और ये बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहीं पर इसकी ये ट्रीटमेंट, नेट प्रॉफिट
जो भी कुछ होगा क्वेश्चन में वो लिख देंगे। डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऐड हो गया ऑपरेटिंग में। यहाँ हमने सॉल्यूशन नहीं दिखाया, सिर्फ ये दिखाना है कि इन आइटम्स को कैसे प्रेजेंट करना है। और इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सेल ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी को ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये आउटफ्लो है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। फाइनेंसिंग का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड। बिजनेस फाइनेंस कहाँ से अरेंज करता है? शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, लोन ले करके। तो इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सभी की सभी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड होंगी। और इससे रिलेटेड अगर कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड है तो वो भी यहीं पर रिकॉर्ड होना है। वन बाय वन अब इनके आइटम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आपको पता है कि शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। और शेयर्स को पार या प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। तो इन केस ये प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट आएगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपके पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों तरीके से इशू हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट होगा तो उसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है रेजिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म कोई भी बोरोइंग्स है, लंबे टाइम के लिए कोई भी लोन लिया, उससे अमाउंट बिजनेस में आएगा, इनफ्लो होगा, तो यहाँ पर इसे रिकॉर्ड कर देना है। क्या एग्जाम्पल लिए? जैसे बैंक लोन है, बैंक से लंबे टाइम के लिए लोन ले लिया, 1 साल से ज़्यादा के लिए। मॉर्गेज लोन, कुछ गिरवी रख कर के लोन ले लिया। इसी तरीके से पब्लिक डिपॉजिट, किसी भी फॉर्म में लंबे टाइम के लिए लोन लिया है अगर, तो यहाँ पर इनफ्लो आइटम, क्योंकि उससे बिजनेस में कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होंगे। इसी तरीके से किसमें लिखा है रेजिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है या कोई शॉर्ट टर्म लोन है या कैश क्रेडिट है, किसी भी फॉर्म में बिजनेस से 1 साल से कम के लिए फाइनेंस अरेंज किया है, उससे बिजनेस में कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव आइटम इनफ्लो के रूप में आ जाएगी। अब इसी के अपोजिट चलेंगे चीज़ें। पहले लिखा है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटा आप लोगों ने पहले की क्लासेस में, बिजनेस स्टडीज़ में इन सब जगह पढ़ रखा है कि शेयर्स की रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन हो सकती है लेकिन इक्विटी शेयर्स की रिडम्पशन नहीं हो सकती। इक्विटी शेयर्स को एक प्रोविज़न सिर्फ है कि कंपनीज उसे बाय बैक कर सकती है, तो अगर कहीं ऐसा है तो वो बाय बैक इक्विटी शेयर्स के रूप में यहाँ पर आपने लिख देना है आउटफ्लो आइटम के रूप में। देन नेक्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडम्पशन हो रही है, रिडम्पशन का मतलब कि जब आपने शेयर इशू किए थे तो पैसा आया था, अब वो शेयर्स वापस हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो वो जो अमाउंट है बिजनेस से बाहर जाएगा। ठीक है, तो वो रिडम्पशन यानी पैसा वापस करना कुल मिला करके। इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो वो नेगेटिव आइटम क्योंकि आउटफ्लो है। लाइकवाइज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसी तरीके से अगर डिबेंचर्स की रिडम्पशन हो रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम के साथ अमाउंट जाएगा। प्रीमियम का मतलब जैसे मान लो 1 लाख के डिबेंचर से जब आप पैसा वापस कर रहे हो तो 1,10,000 कर रहे हो, तो यहाँ जो अमाउंट लिखेंगे वो 1,10,000 लिखेंगे। बिजनेस से जितना कैश और कैश इक्विवेलेंट रिड्यूस होगा वही अमाउंट लिखना है। लाइकवाइज रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी लोन जो आपने लिया था, जब आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, आउटफ्लो होगा तो उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट में इंक्रीज हुआ तो इनफ्लो हो गया और डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ आउटफ्लो हो गया। इसके बाद ये जितने भी आपने लोन लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है तो यहीं फाइनेंसिंग में आ जाएगा इंटरेस्ट पेड। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम डिविडेंड पेड, चाहे प्रपोज डिविडेंड आपका इंटरिम है, चाहे फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है, कोई भी डिविडेंड है, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है वही कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है। ठीक है, तो डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी है चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है, तो डिविडेंड पेड यहाँ पर नेगेटिव आइटम आउटफ्लो के रूप में लिखा जाएगा। देन अगेन इन सबको टोटल कर देंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आई होप सो कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम
कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, पहले आपको करंट ईयर का दे रखा है, फिर प्रीवियस ईयर का। कंपेयर करते समय हम पहले प्रीवियस ईयर को लेते हैं। इक्विटी शेयर्स पहले 4 लाख थे, अब 5 लाख हो गए, 1 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो आपकी इनफ्लो आइटम हो गई। इसके बाद 10% डिबेंचर्स 1 लाख से हो रहे हैं 1,50,000, ये भी इशू हो रहा है। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये बढ़ रहा है। अभी यहाँ अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये SPR किस पर है, अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन में। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 से 2 लाख, 50,000 से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है, इनफ्लो आइटम हो गई। एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपको 2 ईयर्स का दे दिया, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट पे किया वो देखना है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, नीचे नोट गिवन है, इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, कि इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू हो गए हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ा है वो आपका किसकी वजह से है, शेयर्स की वजह से। क्योंकि जो सिक्योरिटीज वर्ड है वो शेयर और डिबेंचर्स दोनों के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ मेंशन नहीं होता तो फिर हम SPR को अलग से ट्रीट कर देते, मीन्स इशू ऑफ शेयर अलग दिखा देते, इशू ऑफ डिबेंचर्स अलग दिखा देते और SPR का इंक्रीज अलग दिखा देते, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है कि किस पर है। अगर क्लियर है तो अब हम शेयर्स के साथ इसे ऐड करके लिख सकते हैं। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात कि डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट तो देना ही देना होता है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है हमेशा ये, ठीक है। तो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट, अब बात ये आएगी कि डिबेंचर इशू कब हो रहे हैं, ये भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे केस में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस ईयर के एंड में इशू हुए हैं, तो इट मीन्स कि जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ, सबसे पहली बात, ये जो शेयर्स है 4 लाख से 5 लाख हो गए, 1 लाख प्लस SPR जो 10,000 का था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1,10,000। आप इसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं SPR को। SPR मीन्स सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसके बाद डिबेंचर्स हैं 1 लाख से 1,50,000 हो रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर आ गया आपका 50,000। देन बेटा SPR को हम ट्रीट कर ही चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 से 2 लाख हो रहा है, तो ये जो आपका इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है ये 50,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000, करंट ईयर का हमने लेना है। बीच में क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर के अमाउंट यानी ओपनिंग अमाउंट पे लेना है, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज़, ये 10,000 रुपीज़ यहाँ पर नेगेटिव आइटम के रूप में, क्योंकि आउटफ्लो हुआ, ये हमने लिख दिया। आई होप सो कि आपको जो है ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से। आप अपनी बुक से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।